नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं अंदाज़े मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये एक नाम नहीं, अब दुनिया में भारत का ब्रांड है। उनकी दूरदर्शी सोच ने न सिर्फ हिंदुस्तान को सशक्त, समृद्ध और ताकतवर देश बनाया, बल्कि दुनिया के लिए भी उम्मीद बने। 12 साल 227 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी 2 दशक से वे सत्ता और सार्वजनिक जीवन के केंद्र में हैं। बगैर रुके, बगैर थके चल रही उनकी सियासी साधना ने जनता की जिंदगी में तो बदलाव लाया ही, बल्कि दुनिया में भारत की छवि भी बदली। और इसी बीच पीएम मोदी के अनोखे अंदाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और उनके अचानक उठाए गए कदम ने सबको चौंकाया। सरप्राइज देने में पीएम मोदी का कोई जवाब नहीं। कई ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जब गलवान में हुई झड़प के बाद भारत और चीन में तनाव था, उस समय पीएम मोदी अचानक जवानों के बीच पहुंच गए थे, उनका हौसला बढ़ाने, उनका जोश हाई करने। 3 जुलाई 2020 गलवान में हिंसक झड़प के कारण भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल था। लद्दाख बॉर्डर पर भी टेंशन का माहौल था। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, जवानों के बीच उनका हौसला बढ़ाने और चीन को कड़ा संदेश देने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी हां, इस बार पूरी दुनिया के लिए चौंकने की बारी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में लद्दाख अपने जवानों के बीच पहुंचे थे जब भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल था। ठीक उसी जगह के पास जहां भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। नीमू में फॉरवर्ड लोकेशंस पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत माता की जय, वंदे वंदे। उन्होंने यहां पर सेना, एयरफोर्स और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों से बात की और वहीं से चीन को कड़ा संदेश भी दिया था। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी पीएम मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने उनके बीच जाते रहे हैं। साल 2019 प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों संग दिवाली मनाई थी। सैनिक उनकी सरप्राइज विजिट से बेहद खुश थे। भारत माता की, भारत माता की। साल 2018 नवंबर 2018 में जब दिवाली आई तो पीएम मोदी ने नई जगह चुनी। इस बार वो उत्तराखंड के हारसिल में जवानों संग मिलने पहुंचे। उन्होंने तब केदारनाथ मंदिर में दर्शन भी किए थे। साल 2017 पीएम मोदी ने 2017 की दिवाली भी एलओसी के पास मनाई थी। तब वो कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात जवानों से मिलने पहुंचे थे। भारत माता की वंदे वंदे। साल 2016 साल 2016 की दिवाली पीएम मोदी ने भारत चीन बॉर्डर पर मनाई थी। तब वो आईटीबीपी, इंडियन आर्मी और डोगरा स्काउट्स के जवानों के साथ उनकी खुशियों में शरीक हुए थे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पीएम मोदी ने आईटीबीपी आर्मी बेस कैंप पर जवानों के साथ 15 से 20 मिनट बिताए और उनमें मिठाइयां बांटी थी। आप वो लोग हैं जो इस चिंता में रहते हैं कि यार 3 साल हुए लेकिन कोई गोली चलाने का मौका नहीं मिला। दुश्मन से भिड़ने का अवसर नहीं आया, यही दिमाग में रहता है आपके। साल 2015 पीएम मोदी की 2015 वाली दिवाली अमृतसर में मनी थी। तब उन्होंने
डोगराय वॉर मेमोरियल जाकर 1965 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके बाद उन्होंने सैनिकों के साथ वक्त गुजारा था। साल 2014। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली दिवाली सियाचिन में जवानों के साथ मनाई थी। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड पहुंचकर, और हर साल दिवाली जवानों के साथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। जो प्रधानमंत्री हमेशा दिवाली में जवानों के साथ रहते हैं एंड हर दिवाली 2014 से जवानों के बीच में जो फ्रंट लाइन में है मनाते हैं। और इससे कई चीज़ें दर्शित किया जाता है कि एक तो गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर दैट दे वैल्यू द सैक्रिफाइस, जो फौजियों का जो सैक्रिफाइस है उसको वैल्यू करते हैं और किसी भी तरह के कमियां नहीं आने देंगे लड़ाई के तैयारी के लिए। लाल किले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार एक नया नारा दिया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ साथ अनुसंधान का नारा, ताकि हमारे जवानों को हथियारों की कमी न हो, दुश्मनों के सामने हमारे हथियार कमजोर न पड़ जाए। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर कवायद भी शुरू कर दी गई है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखने भी शुरू हो जाएंगे। 2013 में जब केदारनाथ घाटी तबाह हो गई थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल पाएगी। लेकिन मोदी ने न सिर्फ पुनर्निर्माण कराया बल्कि वहां पर मौजूद गुफाओं के बारे में भी लोगों को बताया और बार बार केदार धाम जाकर इस बात का संदेश दिया कि भौतिक विकास के साथ ही देवभूमि का सांस्कृतिक विकास करना क्यों जरूरी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 80 के दशक में केदारपुरी गरुड़चट्टी में एक साधक के रूप में आए थे। वही मोदी आज केंद्रीय सत्ता में उसी क्षेत्र को सुरक्षित, संरक्षित और भव्य बनाने में जुटे हैं। बाबा केदारनाथ से आस्था ऐसी कि जब भी वक्त मिलता वहां पहुंच जाते हैं, एक शासक नहीं, एक साधक के तौर पर। तस्वीरें याद है ना? 18 मई 2019 की है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकांत आस्था। ठीक उस समय जब चुनावी प्रचार का शोर थमा था। सियासी संग्राम के बीच पीएम मोदी शिव साधना के लिए केदारनाथ पहुंच गए थे। बाबा केदारनाथ के धाम दिल्ली की सत्ता सियासत की भागदौड़ से दूर पीएम मोदी की भक्ति में डूबी तस्वीरों ने सबको चौंका दिया था। गुफा में पीएम मोदी एक सन्यासी के तौर पर नजर आए, ध्यान में लीन, सब चिंताओं से मुक्त होकर 23 मई 2019 को होने वाले चुनावी संग्राम को भूलकर। जो भारत का सनातन संस्कृति है उसको वो हमेशा प्रमुखता से स्थान भी देते हैं और उसी का कारण है कि जब आप उनको देखोगे कि चाहे वो केदारनाथ में एक रात गुफा में बिताते हैं या फिर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जाते हैं या तमाम ऐसी आस्था के केंद्र जो सनातन संस्कृति से जुड़े हैं वहाँ पर जाते हैं तो वो अपने आप को वहाँ पर खपा देते हैं, अपने आप को आस्था में डुबा देते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ आए थे। तब उन्होंने धाम से जनता को संबोधित किया था और गरुड़चट्टी में एक साधक के रूप में बिताए दिनों को याद किया था। उसी साल 20 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचे और केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया। तब भी उन्होंने गरुड़चट्टी को पहले की तरह गुलजार बनाने की बात कही। पीएम मोदी 7 नवंबर 2018 को फिर केदारनाथ पहुंचे। तब उन्होंने केदारनाथ संगम से ही गरुड़चट्टी को निहारा था। उनके मन में अपनी साधना स्थली तक ना जाने की एक टीस सी दिखी थी। पीएम मोदी 18 मई 2019 को चौथी बार केदारनाथ आए। तब वो एक शासक के साथ धाम में फिर से साधक बन गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ध्यान गुफा में लगभग 17 घंटे तक ध्यान साधना की थी। अपने भ्रमण के दौरान मोदी ने कभी ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो देश के शासक हैं। अपने पहनावे उड़ावे से पीएम मोदी बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं।
बिना किसी विवादित बयान के उनके हिंदू हृदय सम्राट की छवि आज भी उतनी मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। गंगा मां में डुबकी, काशी में माथे पर चंदन, केदारनाथ में ध्यान, किसी मंगल कार्य से पहले पूजा अर्चना उनके सोच को बयां करती है। पीएम मोदी का अंदाज सबसे अलग है, सबसे जुदा है। और तो और पीएम नरेंद्र मोदी एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं। निराशा को आशा में कैसे बदलना है, किसी में जोश कैसे भरना है, अगर सीखना है तो नरेंद्र दामोदर भाई मोदी से बेहतर शायद ही कोई हो। भारत के हुनर का कैसे सम्मान किया जाए, टूटते हौसलों को कैसे बल दिया जाए, हार से निराश हो रहे खिलाड़ियों में कैसे उत्साह भरा जाए, उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, पीएम मोदी से बेहतर लगता नहीं कोई और जानता होगा। तभी तो हार हो या जीत, पीएम मोदी विश्व मंच पर खेलने वाले खिलाड़ियों से हमेशा संवाद करते हैं। पीएम मोदी का हर अंदाज जुदा है, उनकी हर बात निराली है। अक्सर वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे वो सभी को चौंका देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था जब टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम इंग्लैंड के हाथों मात खा चुकी थी। कांस्य पदक हाथ से निकल चुका था। महिला हॉकी टीम में हार की निराशा थी। इसी बीच पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए महिला हॉकी टीम के होनहारों से बात की, उनका हौसला बढ़ाया, एक मोटिवेटर की तरह मनोबल बढ़ाया। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से पहले 23 जुलाई को पीएम मोदी ने ओलंपिक जा रहे खिलाड़ियों से वर्चुअल बात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। ओलंपिक के प्रेशर से खिलाड़ियों को मुक्त करने की कोशिश भी की थी। एक मोटिवेटर के तौर पर पीएम मोदी को इस बात का पूरा अंदाजा था कि खिलाड़ियों पर दबाव हावी हुआ तो वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक खेलने जापान जा रहे थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दबाव मत लेना, अपना 100% देना बस। प्रधानमंत्री के उत्साहवर्धन का नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। 41 साल बाद हॉकी में भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ और इसके पीछे खिलाड़ियों की मेहनत तो रही ही थी, पीएम मोदी का सपोर्ट भी काफी काम आया। देश या किसी भी राज्य का मुखिया होता है, वो डायरेक्ट खिलाड़ी को बोलता है कि भी आप ये अच्छा काम करिए, हम आपके साथ हैं, तो उसमें उत्साह बढ़ जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। किसी स्कूल का प्रिंसिपल अगर जाने से, टीम खेलने से जाने से पहले उनका उत्साह करता है तो बच्चों में, खिलाड़ियों में उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसा काम करता है तो वो बात कुछ अलग ही होती है। और मोदी जी इस काम के लिए खिलाड़ियों का उत्साह करते हैं, इसीलिए आज हमारा विश्व पटल पर नाम, तिरंगा ऊंचा हो रहा है, भारत की शान बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नब्ज को समझते हैं, हर वर्ग के पल्स को पढ़ते हैं और फिर उसी के मुताबिक काम करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं से अलग दिखाई देते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी मोटिवेटर कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास शख्सियत का एक और पहलू है बगैर रुकावट काम करना और काम करने की प्रेरणा देना। और इसके लिए मोदी वहां भी पहुंच जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। साल 2014 में पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के पहले साल के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था कि प्रधानमंत्री ना तो ज्यादा सोते हैं, न दूसरों को ज्यादा सोने देते हैं। सुबह से लेकर रात तक काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि भले ही वो देर रात में सोए, लेकिन सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। बिना रुके, बिना थके काम करने वाले मोदी का ये एक और खास अंदाज है।
और वो है बगैर किसी को परेशानी पहुंचाए काम का जायजा लेने की नीति। काम पर असर ना हो इसके लिए निरीक्षण जरूरी है, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण आम जनता को परेशानी ना हो इसका भी ध्यान मोदी हमेशा रखते हैं। इस तस्वीर को आप भूले नहीं होंगे जब कर्मयोगी मोदी दिल्ली में चल रहे नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे। सुरक्षा हेलमेट के साथ सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहने पीएम मोदी चल रहे कार्य का निरीक्षण करते दिखे थे, जिसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा व्यवस्था के शाम 8:45 के करीब नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य में लगे लोगों से वहां की पूरी जानकारी ली थी। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा था कि आम जन को कोई परेशानी ना हो। मोदी के काम के इस खास अंदाज का ये रंग और भी कई बार दिखा। ये तस्वीर मोदी के काशी दौरे की है। यूपी चुनाव के दौरान पीएम मोदी अचानक रात 1 बजे पहुंचे बनारस रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर पीएम को देखकर हर कोई भौचक्का था। पीएम के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यहाँ पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, यहाँ की हर सुविधाओं को देखा और जरूरी निर्देश दिए। पीएम मोदी सिर्फ बेहतर काम करना ही नहीं जानते बल्कि बेहतर काम भी करवाना जानते हैं। पीएम मोदी के औचक निरीक्षण का ये अंदाज काम करने वालों के बीच काम की अहमियत को बताता है और उनकी शख्सियत को औरों से अलग करता है। तभी तो कहते हैं यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता है। आपातकाल के दौरान 2 साल तक विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा। इस दौर में आरएसएस ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई। आरएसएस के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता हर संभव मदद पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहे थे और उस समय नरेंद्र मोदी भी बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सिख का वेश धारण किया था। नरेंद्र मोदी 1975 से 77 तक भूमिगत रहे, क्योंकि 1975 में देश में इमरजेंसी लग गई थी। उस दौरान भी मोदी आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और वेश बदल बदल कर संघ का प्रचार करते रहे। वो दौर ऐसा था जब गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने सिख का रूप धारण कर लिया था। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। इसके बाद सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले तमाम लोगों और विपक्षी नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। उन्हें जेल में डाला जाने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत भाजपा के तमाम नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें अपना वेश बदलना पड़ा था। नरेंद्र मोदी घर में भगवा वस्त्र धारण करते थे। जब बाहर निकलते थे तो सरदार जी के वेश में निकलते थे। वो पगड़ी में रहते थे और उन्होंने अपने जो बाल हैं वो बड़े कर लिए थे और एक चेतना का संचार लेकर के इस तानाशाही के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी की जो तानाशाही थी उसके खिलाफ उन्होंने जन जागरण अभियान चलाया। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने सरदार का वेश धारण कर पुलिस को तो चकमा दे दिया, लेकिन एक बार उनका सामना असली सरदार से हो गया। वो मोदी ने अपनी चतुराई से मामला संभाल लिया। दरअसल रिक्शे वाला सरदार मोदी को मिल गया तो उसने पंजाबी में बात की। इस पर मोदी जी ने कहा कि वो बचपन से ही गुजरात में रहे हैं, इसलिए पंजाबी थोड़ी कमजोर है। इस तरह मोदी जी ने सरदार से खुद की पहचान छिपाई। सरकार की जो ये तानाशाही थी उसको बताने में हम सफल हुए और नतीजा ये निकला कि 77 के जो चुनाव हैं, आम चुनाव हुए, उसमें इंदिरा गांधी जी की हार हुई और देश को पहली बार एक गैर
कांग्रेसी प्रधानमंत्री वहाँ से मिले और उससे एक नींव पड़ी और वो जो काली रात है आपातकाल की, वो आज भी चर्चा में रहती है। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों की जानकारी से जुड़े साहित्य और दस्तावेज गुजरात से अन्य राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में रखवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने जेल में नेताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी ने किताब लिखी संघर्ष में गुजरात। इस किताब में आपातकाल की कई बातें हैं। इस किताब के 22 प्रकरण हैं। हर घटना का जिक्र तारीख के साथ मौजूद है। ये मोदी की पहली किताब थी। आपातकाल की याद मोदी के लिए इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि वो अब खुद प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी अपने एक्शन से जनता को चौंकाते रहते हैं। पीएम मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों की तारीफ करके भी दिल में जगह बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब उन्होंने सीएम गहलोत की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासी तौर पर एक दूसरे पर हमले बोलते रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कई मौकों पर तारीफ कर चौंकाया है। उनका यही अंदाज उनके विरोधियों को उनका कायल बना देता है, क्योंकि सार्वजनिक मौकों पर अपने विरोधी की तारीफ करना बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दोस्ती का हवाला देते हुए उनकी जमकर तारीफ की। मौका था राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास समारोह का। इसमें जिस अंदाज में मोदी ने तारीफ की, उसकी सियासी हलकों में चर्चा आज भी होती है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मोदी ने गहलोत की तारीफ की हो। इससे पहले कोरोना काल में गहलोत के फैसलों की पीएम मोदी ने खुलकर तारीफ की थी। यह सही है कि राजनीति में विचारधारा, नीतियां और कार्यशैलियों में अंतर होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, लेकिन कुशल राजनीतिज्ञ वह होता है जो इन तमाम पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर प्रतिद्वंदियों की तारीफ करे, उनके विचारों, नीतियों, किए गए कार्यों की गहराई को समझकर तारीफ करे, उनका सम्मान करे। यह परिपक्व राजनेता की पहचान भी है। 2021 में राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि अशोक जी को जो मुझ पर भरोसा है, उसी के कारण उन्होंने दिल खोलकर बहुत सी बातें रखी हैं। गहलोत की विचारधारा अलग है, पार्टी अलग है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका मुझ पर इतना भरोसा है और लोकतंत्र में यही बहुत बड़ी ताकत है। उनकी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, मेरी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, लेकिन अशोक जी का मुझ पे जो भरोसा है, उसी के कारण आज उन्होंने दिल खोल करके बहुत सी बातें रखी हैं। ये दोस्ती, ये विश्वास, ये भरोसा, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद फरवरी 2019 में पीएम मोदी से मिलने गए थे। तब भी मोदी जिस गर्मजोशी से मिले, उसकी भी चर्चा हुई थी। इस मुलाकात में गहलोत का हाथ पीएम की पीठ पर था। आमतौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात में इस तरह के जेस्चर कम ही देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही विशेषता है कि वे राजनीतिकों के ध्येय और कृत्यों की तहे दिल से तारीफ करते हैं, खासकर अपने प्रतिद्वंदियों की। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यों की तारीफ की, खासकर कोरोना प्रबंधन दौरान के, और इसके अलावा जो उन्होंने निःशुल्क दवा योजना की, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की, ये प्रशंसनीय है। पीएम मोदी और सीएम गहलोत पहले भी गर्मजोशी से मिलते रहे हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार के बाद वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी। 13 दिसंबर 2013 को वसुंधरा राजे के शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत शामिल हुए। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। शपथ ग्रहण समारोह में गहलोत से मोदी
बेहद गर्मजोशी से मिले। मोदी ने जिस अंदाज और गर्मजोशी से गहलोत को गले लगाया था, उसकी खूब चर्चा हुई थी। कहते हैं कि अनुभव, जानकारी और प्रस्तुति का तरीका छाप छोड़ ही देता है। पीएम मोदी की तारीफ करने का अंदाज और नेताओं से जुदा है, लिहाजा जब भी वो तारीफ करते हैं तो उनके विरोधी भी उनके मुरीद बन जाते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। 25 दिसंबर को 2015 को नवाज शरीफ के जन्मदिन के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर चले गए थे। पीएम मोदी अफगानिस्तान से लौटते वक्त पाकिस्तान रुके। मोदी वहां करीब 80 मिनट रुके। मोदी ने नवाज शरीफ की नातिन मेहरुन्निसा के विवाह में सबको बधाई दी। 2015 में पीएम ने पाकिस्तान की यात्रा कर सबको हैरत में डाल दिया था। इस यात्रा की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी, यहां तक कि मीडिया तक को इसकी भनक नहीं थी। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को नया आयाम देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी 2015 में अफगानिस्तान के काबुल से सीधे पाकिस्तान के शहर लाहौर पहुंचे। पीएम मोदी की अगवानी के लिए खुद तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी जैसे ही नवाज शरीफ के घर पहुंचे तो वहां पर उनसे नवाज शरीफ की मां मिली। फिर क्या, पीएम मोदी ने अपनी शालीनता का और भारतीय तहजीब का परिचय देते हुए उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद दिया। मोदी नवाज शरीफ की नातिन की शादी में शामिल हुए। नवाज शरीफ के पुश्तैनी आवास पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। 2015 में मोदी जी ने आते ही वो पाकिस्तान चले गए, वहाँ नवाज शरीफ से बात की, उनकी बेटी के शादी में शरीक हुए। एक तरह से उन्होंने ये जेस्चर, एक तरह से ये दिखाने का प्रयत्न किया कि हमारी सदाशयता काफ़ी है और हम पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ 2014 में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली आए थे। तब मोदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनकी मां के लिए शॉल गिफ्ट किया। शरीफ की बेटी मरियम ने ट्विटर पर मोदी का शुक्रिया अदा किया था। नवाज शरीफ ने 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए तोहफे में साड़ी भेजी। इस तोहफे के लिए नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया था। प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व को भारतीय विदेश नीति के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाएगा, जिसने कि भले ही हमारी नीति वही रही हो, मूलतः विदेश नीति नहीं वही रही हो, लेकिन उसको लागू करने के उपकरण जो हैं, तरीके जो हैं, उसमें मोदी जी ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। पीएम मोदी ने 2014 में ही पाकिस्तान से संबंध सुधारने की बड़ी कवायद की थी। जहां उन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, वहीं खुद भी अचानक पाकिस्तान की यात्रा की। पीएम मोदी का पाकिस्तान का दौरा कई कारणों से सुर्खियों में रहा था। पीएम हमेशा लीक से हटकर काम करते हैं। उनके कई फैसलों से लोग जो हैं वो अचंभित भी रहे हैं और पाकिस्तान मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने विदेश नीति में एक कदम बढ़ाकर ये साबित कर दिया कि वो एक कदम बढ़कर सोचते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। तो देखा आपने, सबसे अलग, सबसे जुदा अंदाज़ मोदी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।